हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे वाइट रस्ट डिज़ीज़ के बारे में। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंदर फंजाई वाला पोर्शन है और उसमें एक डिज़ीज़ हमारे कोर्स में है वाइट रस्ट डिज़ीज़, जो कि लास्ट यूनिट के अंदर है। और वाइट रस्ट डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एल्बिगो कैंडिडा, जो कि एक फंगस है, वो भी हमारे कोर्स में। तो हम इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें वाइट रस्ट डिज़ीज़ की या एल्बिगो कैंडिडा की सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइस्टीज, ऑर्डर पिरानोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी, जीनस एल्बिगो एंड स्पीशीज कैंडिडा। अगर हम एल्बिजिनेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस एल्बिगो के अंदर पाए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एल्बिजिनेसी फैमिली में केवल एक ही वंश होता है, एल्बिगो, और इसका एक सिनोनिम है या एक पर्याय शब्द है जिसको कि सिस्टोपस भी कहते हैं। और ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी कि इसका परजीवी होने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता, अविकल्पी परजीवी। इसका जो थैलस होता है वो शाखित होता है, सीनोसिटिक होता है। व्हेन वी से सीनोसिटिक और संकोशिक अवस्था अगर हम कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यानी कि पूरे के पूरे थैलस के अंदर कोई भी, अगर हम वेजिटेटिव स्टेज को देखें तो कई अवस्था में उसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं पाए जाते। और इसका जो माइसीलियम है या कवक जाल है जो वो होस्ट के अंदर इंटरसेलुलरली रन करता है। अब जब ये कोशिकाओं के बीच बीच में, होस्ट की सेल्स के बीच बीच में रन करता है तो ये भोजन चूषकांगों के माध्यम से ग्रहण करता है। ये चूषकांग होस्ट की सेल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। इंग्लिश में हम चूषकांगों को होस्टोरिया कहते हैं। अलैंगिक जनन स्पोरेंजिया के द्वारा या कोनिडिया के द्वारा होता है, और कोनिडिया या स्पोरेंजिया कोनिडियोफोर्स पर लगती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्बिजिनेसी विच आर फाउंड इन एल्ब्यूगो। अब हम ये देखें कि वाइट रस्ट डिजीज़ कहाँ होती है। देखिए, ये अधिकतर क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है, और एल्बिगो की लगभग 30 जातियाँ होती हैं जो कि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स के ऊपर होती हैं। इसके अलावा एस्ट्रेसी फैमिली, अमरंथेसी फैमिली, कन्वोल्वुलेसी फैमिली पर भी ये परजीवी के रूप में रहते हैं। एक्चुअली कुछ केसेस में क्या होता है कि वाइट रस्ट के इन्फेक्शन के साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू इन्फेक्शन भी होता है, जो कि एक दूसरी फंगस होती है पिरानोस्पोरा पैरासिटिका, उस से होता है। तो वाइट रस्ट इज फाउंड अलोंग विद द डाउनी मिल्ड्यू। अब क्योंकि ये वाइट रस्ट डिजीज़ बहुत कम इन्फेक्शन, बहुत कम डैमेज क्रॉप को कॉज करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, और इससे जो भी लॉस होता है क्रॉप को वो 17 से 37% तक होता है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब अगर हम सिम्टम्स को देखें तो पहली चीज़ तो ये कि जड़ को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट्स पौधे के प्रभावित होते हैं। अब दो तरह का इन्फेक्शन होता है। एक तो लोकल इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जहाँ हुआ वहाँ पर उसके सिम्टम्स दिखाई दिए, और एक ये होता है कि इन्फेक्शन हुआ और होने के बाद माइसीलियम प्लांट के अंदर अंदर, होस्ट की टिश्यूज़ के अंदर अंदर मूव करता रहा इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर। उसने अपने कोई लक्षण नहीं दिखाया, और लक्षण कहाँ दिखाए,
लक्षण दिखाए इन्फ्लोरेसेंस में। तो अगर पत्ती के अंदर इन्फेक्शन होता है या स्टेम में इन्फेक्शन होता है तो उसके लक्षण जो दिखाई देते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर या पुष्प क्रम में दिखाई देते हैं, तो वो होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो लोकल इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम। लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर या पुष्प वृंत के अंदर दिखाई देता है। वाइट वाइट पस्टूल्स होते हैं या लाइट येलो कलर के ब्लिस्टर्स होते हैं। जनरली जो वाइट पस्टूल्स होते हैं या सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं वो पत्तियों की डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। डॉर्सल सरफेस यानी कि नीचे वाली सरफेस पे, और पत्तियों के ऊपर वाले सरफेस के ऊपर येलो कलर के पस्टूल्स दिखाई देते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन नए स्टेम्स के ऊपर या इन्फ्लोरेसेंस में होता है, जिसमें कि पौधे की हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया होते हैं। कुछ केसेस में हाइपरप्लेसिया होता है, लेकिन अधिकतर हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज इन हाइपरट्रॉफी डिस्टॉर्शन अकर्स, डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप हो जाता है, या हम कहें कि फ्लावर्स जो होते हैं उसके पार्ट्स कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, उनके आकार में एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, फूल जाते हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, वो लीफी हो जाते हैं यानी कि ग्रीन हो जाते हैं। जैसे कि क्रूसीफेरी ब्रेसिका के जो पेटल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन अगर उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वो ग्रीनिश हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिनको स्टैग हेड कहा जाता है। दीज आर अ फ्यू सिम्टम्स। आप देखेंगे वाइट वाइट कलर के पस्टूल्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर बेसिकली द कोनिडिया और स्पोरेंजिया ऑफ एल्बिगो, जो कि सफ़ेद सफ़ेद धब्बों में दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको वाइट रस्ट डिजीज़ कहते हैं। जैसे रस्ट इज़ फॉर जंग लग जाती है, सफ़ेद कलर की जंग लग गई, इसलिए उसको वाइट रस्ट बोला जाता है। ये जब और सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पीले पीले धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं पत्ती में, ये सब दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ वाइट रस्ट डिजीज़। ये स्टेम के ऊपर इन्फेक्शन है। वाइट पस्टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ अ नॉर्मल फ्लावर, दिस इज़ अ स्टेम कैरिंग फ्लावर्स। यहाँ ये पुष्पक्रम दिखाई दे रहा है। आप देखिए फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर्स पीले पीले होते हैं, लेकिन ये फ्लैशी हो गए हैं। ये फ्लावर्स को बियर करने वाला जो स्टेम का पार्ट है ये भी थोड़ा सा फ्लैशी हो गया है। फ्लोरल पार्ट सब ग्रीन हो चुके हैं। ये हाइपरट्रॉफी है। यहाँ आप क्लियर कट नॉर्मल फ्लावर में और हाइपरट्रोफाइड फ्लावर के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। ये पीले रंग के जो फ्लावर्स हैं, दीज आर नॉर्मल फ्लावर्स। दिस इज़ द एंथर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एंथर है। ये ओवरी दिखाई दे रही। दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। ये इन्फेक्टेड, हाइपरट्रोफाइड। और सीवियर और क्लोज व्यू, दिस इज ovary, this is hypertrophied ovary, these are petals, ये पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं। नाउ एल्बिगो कैंडिडा जो होता है वो मिट्टी के अंदर सरवाइव कर जाता है। देखिए कहीं भी खेत के अंदर कहीं भी अगर सरसों लगी हुई है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो वो सरसों जब कट जाती है तो इन्फेक्टेड पार्ट का कुछ हिस्सा मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ रह जाता है, जिसके अंदर ऊस्पोर्स होते हैं। ऊस्पोर्स आदि जाइगोट 2 एंड डिप्लॉयड स्टेजेस।
वो होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पड़े हुए रह जाते हैं। जब हम वापस से सरसों उगाते हैं तो वो उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि सीड्स जो होते हैं, इन्फेक्टेड पौधे की जो सीड्स होती हैं उनके ऊपर प्राइमरी इनोकुलम रह जाता है। दिस व्हाट इज़ प्राइमरी इनोकुलम? प्राइमरी इनोकुलम इज़ दैट पर्टिकुलर स्पोर ऑफ पैथोजन जो कि फिर से स्प्रेड कर सकता है डिजीज़ को। इसके अलावा कुछ पेरिनिल वीड्स अगर खेत के अंदर हैं तो उनके ऊपर भी इन्फेक्शन रह जाता है। सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है वो स्पोरेंजिया या जूस्पोर्स के द्वारा होता है और इसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% तक होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए और इसके लिए मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी in between 5 to 12 degrees Celsius. So these are a few suitable conditions for the spread of Albigo candida. अब इसका माइसीलियम सिनोसिटिक होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्बिजिनेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक मल्टीन्यूक्लिएट होता है और होस्ट की कोशिकाओं के बीच बीच में रन करता है। ये दो डायग्राम्स हैं। ए डायग्राम में आप देखेंगे ये गोल सी जो सेल है दिस इज़ होस्ट सेल और ये उस होस्ट सेल के चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है ये फंगल माइसीलियम है। इस फंगल माइसीलियम से होस्ट सेल के अंदर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जा रही हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं। बी डायग्राम इज़ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्टोरिया। इसमें ये तो होस्ट की ये तो पैथोजन की एल्बिगो की सेल वॉल होगी और ये फंगल साइटोप्लाज्म हो गया जो कि अंदर जा रहा है और इसके बाहर ये सारा क्या चीज़ है, दिस वाज द होस्ट सेल जिसके अंदर ये हॉस्टोरियम जा रहा है और यहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है होस्ट से। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, कोनिडिया या स्पोरेंजिया। मतलब स्ट्रक्चर एक ही होता है, अब हम उसको कोनिडियम कहेंगे या स्पोरेंजियम कहेंगे ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि जो पूरा माइसीलियम इंटरसेलुलरली होता है अंतराकोशिक अवकाशों में, होस्ट के सेल्स के अंतराकोशिक अवकाशों में जो माइसीलियम रन करता है उस माइसीलियम से ऊपर की तरफ कुछ इरेक्ट ब्रांचेस आ जाती हैं जो कि होस्ट की एपिडर्मिस, दिस इज द होस्ट एपिडर्मिस। होस्ट एपिडर्मिस के नीचे ये इरेक्ट ब्रांचेस हो जाती हैं जिनको कि हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं और इन कोनिडियोफोर्स पर बेसिपिटल मैनर में कोनिडिया अराइज होती हैं, कोनिडिया कटती हैं और कोनिडिया या स्पोरेंजिया कटती हैं। अगर हम इनको कोनिडिया कह रहे हैं तो इनको इनके नीचे बियर करने वाले स्ट्रक्चर्स को कोनिडियोफोर कहेंगे। अगर ये स्पोरेंजिया की तरह से काम करती हैं तो इनको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। जब बहुतायत में स्पोरेंजिया या कोनिडिया इकट्ठी हो जाती हैं एपिडर्मिस के नीचे तो वो एपिडर्मिस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिसके कारण होस्ट की एपिडर्मिस फट जाती है और ये कोनिडिया एक्सपोज हो जाती हैं एयर में। एंड दीज कोनिडिया आर, ये हरे रंग की इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये इनके अंदर स्टेन किया हुआ है, दीज आर स्टेन्ड। लेकिन जब ये स्टेन्ड नहीं होती हैं तो ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वाइट पस्टूल्स के रूप में पत्तियों की सतह पर लोअर एपिडर्मिस पे दिखाई देती हैं। नाउ लेट अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया। ये ए डायग्राम के अंदर सिनोसिटिक माइसीलियम दिखाई दे रहा है जो कि ब्रांच्ड है और जिसमें बहुत सारे ये न्यूक्लियाई हैं, दीज आर न्यूक्लियाई। अब मैंने आपको बताया होस्ट की सेल्स हैं ये
होस्ट की सेल्स से ऊपर की तरफ कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर निकलते हैं। अब ये कोनिडियम 4 का जो ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और कुछ न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसके बाद में एक कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू हो जाता है। यू कैन सी इन डायग्राम सी फॉर्मेशन ऑफ अ कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन बनना शुरू हो गया, यहाँ पर अंदर की तरफ धंसना लग गया और अंदर की तरफ धंसने के बाद डी डायग्राम में ये कंस्ट्रिक्शन और प्रोमिनेंट हो गया और इसने ई डायग्राम में कोनिडियम काट दी, ये ऊपर वाली कोनिडियम काट दी। अब इस कोनिडियम कुछ समय के बाद में एक वापस एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर की टिप पे बनेगी और फिर उसने जैसे पहले वाली कोनिडियम काटी थी ऐसे ही दूसरी कोनिडियम काट दी। दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड कोनिडियम। इस तरीके से एक श्रृंखला में कई सारी कोनिडिया कटती हैं। अब कोनिडिया के बीच वाली जो स्पेस होती है, कोनिडियोफोर्स या स्पोरेंजियोफोर से जितनी भी कोनिडिया कटती हैं उनके फूले हुए भाग के पर जो भी एक कंस्ट्रिक्शन बनता है उस जगह पर इंटरकैलरी डिस्क होती है जिसको कि डिसजंक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्टर। ये इंटरकैलरी डिस्क या डिसजंक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं वियोजक। वियोजक माने जो अलग अलग करता है। ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कि पास की जो कोनिडियाँ हैं उनको एक दूसरे से पृथक करने का काम करती है। सो दिस इंटरकैलरी डिस्क हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ कोनिडिया। अब क्या होता है, ये कोनिडियम फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर लगातार कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। एपिडर्मिस के नीचे एक बहुत सारी जब कोनिडिया इकट्ठी हो गई तो उसने एपिडर्मिस को रप्चर किया और ये वाइट पस्टूल्स के रूप में पत्ती से बाहर निकल आए। अब जब ये बाहर निकल आते हैं कोनिडिया तो इनका अगर हम आकार देखें तो ये पतली भित्ति युक्त होती है। यू कैन सी वेरी थिन वॉल, पतली भित्ति युक्त होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, बहुकेंद्रकीय होती हैं, गोल होती हैं और सफ़ेद संरचनाएं होती हैं। अब इनका कोनिडिया का जर्मिनेशन कैसे होता है, हवा से ये एक दूसरी जगह प्रकीर्णित होती हैं या डिस्पर्स होती है। उसके बाद जैसे ही इन्हें सूटेबल होस्ट मिल जाता है तो उस पर ये जल की उपस्थिति में ये जर्मिनेट करना शुरू कर देती हैं। अगर जल उपलब्ध होता है तो ज़ूस्पोर्स बनते हैं इनसे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना जिनको हम अभी तक कोनिडिया बोल रहे थे, अगर जल उपस्थित नहीं है तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट करेगी और एपिडर्मिस से एंटर कर जाएगी। स्टोमेटा के बीच वाली जो जगह है वहाँ से ये जर्म ट्यूब एंटर कर जाएगी लीफ के अंदर सूटेबल होस्ट पे पहुँचने के बाद। लेकिन अगर जल उपलब्ध है तो दिस स्ट्रक्चर विल स्टार्ट एक्टिंग एज ज़ूस्पोरेंजियम। तब ये ज़ूस्पोरेंजियम जैसे काम करने लगेगी और इससे ज़ूस्पोर्स बनेंगे। और ज़ूस्पोर किस कंडीशन में बनते हैं, जबकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और जल उपलब्ध होता है। These two environmental conditions are responsible for deciding the future of this structure, whether it will form zoospores or it will directly germinate to form the new mycelium. इसको कोनिडियम की तरह से काम करना है या इसको ज़ूस्पोरेंजियम की तरह से काम करना है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या नहीं और जल उपलब्ध है या नहीं। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं
तो ये राउंड स्ट्रक्चर विच इज़ मल्टीन्यूक्लिएट and which is formed from a club shaped structure starts forming at as zoosporangium, और इसका जो जीव द्रव्य होता है वो 4 से लेके 12 एक केंद्रकीय जीव द्रव्यों में बट जाता है। और ये यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट अपने चारों तरफ वॉल बना लेते हैं और इनके अंदर 2 कशापिकाएँ लेटरल पोजीशन पे बन जाती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम आई, यहाँ पर ये जूस्पोर बन गया जिसके अंदर 2 फ्लैजिला, जिसमें से कि विप्लेश टाइप का जो फ्लैजिलम है वो पोस्टीरियर पोजीशन पे होता है, पश्चिम सिरे पे होता है, और अग्र सिरे पर टिंजल टाइप का फ्लैजिलम होता है। ये दोनों फ्लैजिली बन जाते हैं। ये जूस्पोर्स थोड़ी देर तक उस अवेलेबल वाटर ड्रॉपलेट में तैरते हैं और तैरने के बाद अपना सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलने के बाद फिर ये जब ये बाहर निकल आते हैं एम्प्टी जूस्पोरेंजियम से, ये बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल आने के बाद में ये अपने सूटेबल होस्ट पे पहुंचकर, सूटेबल जगह पे पहुंचकर ये अपने फ्लैजिली डिसअपियर कर देते हैं और फिर ये नया स्पोर बना लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर हम इसको जूस्पोरेंजियम समझें तो इस राउंड स्ट्रक्चर का जो जीव द्रव्य है वो कई खंडों में बट गया। उसके बाद में इस एच डायग्राम में यहाँ पर बहुत सारे जूस्पोर्स बन गए। ये जूस्पोरेंजियम के अंदर हैं। ये जब बाहर निकल आते हैं तो बाहर निकल आने के बाद ये थोड़ी देर तक स्विम करते हैं। आफ्टर दैट दे रिमूव देयर फ्लैजिली एंड इन दिस डायग्राम दे बिकम एनसिस्टेड। इनके चारों तरफ सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस the formation of this cyst around them, it is also called as cystopus. फिर ये अंकुरित होता है और स्टोमेटा से बाहर निकल आता है, और अगर खाली कोनिडिया बननी होती है तो ये स्ट्रक्चर सीधे इस स्टेज में आ जाता है। सो दिस इज अबाउट द asexual reproduction of albigo. Now about the sexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन ओगेमस टाइप का होता है। एल्बिगो कैंडिडा में मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच दोनों एक दूसरे के पास पास रन करती हैं, और अगर हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रांच को देखें तो फीमेल ब्रांच में भी ऊपर का हिस्सा फूल जाता है और फूल कर एक यंग oogoनियम बना लेता है। इस यंग oogoनियम के अंदर कई सारे न्यूक्लियाई होती हैं और इसका जीव द्रव्य इस तरीके से विभाजित हो जाता है कि सेंटर में थोड़ा भाग होता है और कुछ न्यूक्लियाई परिधि की तरफ होते हैं जो कि पेरिप्लाज्म बनाते हैं। The outer part of the oogonium is called as periplasm and the inner part is called as the ooplasm. अब हम आते हैं एंथ्रीडियम के डेवलपमेंट पे, मेल ब्रांच। अब इसमें ओगोनी में एक चीज़ और होती है कि ये ऊपर का जो राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है वो बनने के बाद एक सेप्टम के द्वारा रेस्ट ऑफ द माइसीलियम से वो अलग हो जाता है। यहाँ पर एक पट का निर्माण हो जाता है और नीचे ये पूरा माइसीलियम रन ही कर रहा है, तो मतलब ये कि यहाँ पर एक पट का निर्माण हो जाता है एंथ्रीडिया और ओगोनिया में, जिससे कि वो क्लियर कट डिस्टिंग्विश हो जाते हैं बाकी माइसीलियम से। अब तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है, लेकिन सेप्टा के का फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। इसी तरीके से एंथ्रीडियम बना, यहाँ पर ये सेप्टम बन गया
और एंथ्रीडियम के अंदर भी ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होता है, इस मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। इसकी जो वॉल है वो पतली होती है, जो कि एक ट्यूब बनाती है, और ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनी। ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब पेरीप्लाज्म से होती हुई सीधे ooप्लाज्म तक जाती है, सेंटर ऑफ द ओगोनियम तक जाती है। बाय द टाइम एक न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूक्लियाई हैं ओगोनिया के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और एंथ्रीडियम से भी एक न्यूक्लियस इधर एंटर करता है। अंदर जाकर कर ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है इसका टिप डिसॉल्व हो जाता है और ये न्यूक्लियस ooप्लाज्म में गिर जाता है। ooप्लाज्म में पहुंचने के बाद यहाँ पर दो न्यूक्लियाई रह गए, एक तो ओगोनियम का न्यूक्लियस, बाकी सारे विघटित हो गए थे एक को छोड़ के, और इधर से एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस आ गया। दोनों आपस में फ्यूज़ किए, कैरियोगेमी हुई, देन देयर इज प्लाज्मोगेमी, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच जाइगोट इज फॉर्म्ड। अब इस जाइगोट, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल न्यूक्लियस है। इस जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल बन जाती है, जिसको बाहर की वॉल एक्साइन कहलाती है और अंदर की वॉल, बाहर की वॉल एक्साइन कहलाएगी, अंदर वाली पतली वॉल इंटाइन कहलाएगी। मेल और फीमेल न्यूक्लियाई इसके अंदर है। अब इनका यूनियन होता है और क्या बन जाता है, जाइगोट 2n हो जाता है। अब इस 2n न्यूक्लियस के अंदर, जाइगोट न्यूक्लियस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं इसके अंदर। ज़ूस्पोर्स वैसे ही होते हैं और बीन शेप्ड होते हैं, जिनकी लेटरल पोजीशन में विप्लश और टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिली लगे होते हैं। ये सारे जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो ये थिक वॉल्ड ooस्पोर के अंदर ज़ूस्पोर्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जल की उपलब्धता होती है, तो एक्साइन रप्चर हो जाती है, पानी एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाती है, और उसमें से अंदर ज़ूस्पोर्स का प्रेशर तो होता ही है। ज़ूस्पोर्स एक वेसिकल के अंदर बाहर रहते हुए बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद वो उस वेसिकल से बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद जैसे ही सूटेबल होस्ट उनको मिलता है, तो ये वहाँ पर पहुँच करके फिर डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। ये देखें आप, राउंड हो गया, फ्लैजिली इसके गायब हुए। अब ये डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जर्मिनेट करता है उस पत्ती के ऊपर या स्टेम के ऊपर, और स्टोमेटा से ये एंटर कर जाता है। दीज आर द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। इनमें से होकर के ये इसकी जो जर्म ट्यूब है वो अंदर एंटर कर जाती है, और अंदर एंटर करने के बाद इंटरसेलुलरली रन करके होस्ट के सब एपिडर्मल स्पेस के अंदर या और डीप पहुंच करके वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर देती है। दिस इज़ a schematic representation of the sexual and asexual reproduction in albugo. एल्ब्यूगो में जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कोनिडिया या स्पोरेंजिया बनती हैं जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर और जल की उपलब्धता हो, तो ये ज़ूस्पोरेंजियम की तरह से काम करती है। ज़ूस्पोर बनाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। लेकिन जब पानी नहीं होता तो उस समय ये कोनिडिया जो हैं वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके एल्ब्यूगो बना लेते हैं। अब रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज द ओगोनियम, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। एग बनाया या वो स्फेयर बना लिया, मेल न्यूक्लियस है, दोनों फर्टिलाइज किए, उसके बाद में ये ooस्पोर बन गया, ये 2n, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस के पश्चात बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बने। ये ज़ूस्पोर्स
जो है ये जर्मिनेट हुए और जर्मिनेट करके इन्होंने एल्ब्यूगो बना लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो. नाउ डिजीज़ मैनेजमेंट. आप बीमारी लग गई तो आप क्या करेंगे? पहली तो फिजिकल प्रोफाइल एक्सिस है जिसके अंदर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे प्लांट को. जो डेड ऑर्गेनिक जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको उखाड़ करके आप दूर फेंक देंगे या उसको जला देंगे. इसके अलावा अगर सीड्स के अंदर इन्फेक्शन है तो उनको हम मेटालेक्सिल या एप्रोन 35 SD के 6 ग्राम पर kg सीड्स के हिसाब से हम सीड्स का ट्रीटमेंट करेंगे. वीड्स जो हैं, क्योंकि वीड्स के ऊपर भी इनोकुलम रह जाता है, इसलिए वीड्स को हम रिमूव करेंगे. डिस्ट्रॉय द प्लांट डेबरीज. फसल काटने के बाद प्लांट के जितने भी डेबरीज बचे होते हैं, रिमेन्स बचे होते हैं खेत में, उनको इकट्ठा करके उनको जला देना चाहिए क्योंकि डेबरीज के अंदर भी वो स्पोर्स रह जाते हैं. देन देर इज़ क्रॉप रोटेशन. सपोज कर लीजिए कि किसी भी खेत के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर हम फिर से वही क्रॉप लगाएंगे तो जो इनोकुलम उस फील्ड में रह गया है किसी भी फॉर्म में, तो वो फिर से नए प्लांट्स जब उगेंगे तो उनके ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. क्योंकि हर स्पोर, चाहे वो ऊस्पोर है चाहे वो कोनेडियम है, उस स्पोर की एक जीव क्षमता होती है, यानी कि वो जीवित तो होता ही है और अपना रेस्पिरेशन कर रहा होता है, और वो तब तक रेस्पिरेशन करेगा जब तक कि वो उसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ खत्म नहीं हो जाता. श्वसन में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका कंबशन होता है और धीरे धीरे उसकी श्वसन की प्रक्रिया रहती है और वो जीवित रहता है और उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उसको अपना होस्ट मिलेगा तभी वो सरवाइव करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा, थोड़े समय तक जीवित रह सकता है. तो अगर हम दूसरा होस्ट 2-3 साल के बाद में प्रोवाइड करें तो उस स्पोर के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली उस स्पोर की डेथ हो जाएगी. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन कि जब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं तो होस्ट को पैथोजन से दूर रखा जाए या उसको हम कोई दूसरी क्रॉप लगा दें, उसका जो होस्ट है उसको नहीं लगाएं. उसके बाद में डीप प्लोइंग होनी चाहिए, गहरी खुदाई होनी चाहिए. उसके बाद अर्ली सोइंग, बीज जो हैं थोड़े जल्दी बो देने चाहिए. बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र्स होने चाहिए. नाइट्रोजन, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स नहीं दिए जाने चाहिए. उसके बाद मैनकोजेब या डाइथेन M45, इंडोफिलैम 45, इनका 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें स्प्रे कर देना चाहिए, जो कि फंगस को किल कर देता है. उसके बाद में रिडोमिल MZ 75 WP मिक्सचर ऑफ, ये जो है ये इसका ट्रेड नेम है. ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ मिथाइल मेटैक्सिल 64% और मैनकोजेब 8%, इनका मिक्सचर होता है जिसको कि 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 स्प्रेज एट 12 डेज इंटरवल 15 डेज इंटरवल से 3 स्प्रेज में किए जाएं तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइट रस्ट डिजीज़ on crucifers which is caused by Albugo candida. Thank you.